नहीं मिल सकती। इसलिए आपको लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए, अपने समाज के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए। अपना खुद का सम्मान करना सीखिए। जब तक आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे तब तक आपका कोई सम्मान नहीं करेगा। किसी के आगे झुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने समाज में जो आपसे उम्र में बड़ा है, साख में बड़ा है, जिसे साख बोलते हैं रिश्ते में, उसके पैर छूइए, उसको सम्मान दीजिए। लेकिन जो ना आपका समाज का है, ना आपसे उम्र में बड़ा है, ना आपसे साख में बड़ा है, आपसे इसलिए उसको पायलागी करते हुए जाति विशेष का व्यक्ति है। जाति के आधार पर कैसे बड़ा हो गया कोई? क्या कोई व्यक्ति जन्म से बड़ा हो सकता है? क्या एक ऐसा व्यक्ति जो किसी विशेष जाति में पैदा हुआ है, अनपढ़ जाहिल है, और एक ऐसा व्यक्ति जो उस जाति में पैदा हुआ है जिसको छोटा माना जाता है और वो वेल एजुकेटेड है, तो अब ये बताइए आप कैसे तय करेंगे कि महान कौन है? वो महान है जो जाति विशेष में पैदा हो गया सिर्फ इसलिए, या वो महान है जो वेल एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है? कौन ज्ञानी होगा? किसकी बात आपको माननी चाहिए? जो पढ़ा लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप उसकी बात मानते हैं जो जाति विशेष का दर्जा प्राप्त है जिसको। अच्छा, बिहार में ये चीज कम है अपने यूपी में? बिहार में चीज नहीं इतनी है? चीजें बदल रही हैं, लोग जा रहे हैं, आपको जानना पड़ेगा, अपने लोगों के साथ खड़ा होना सीखना पड़ेगा। जब तक अपने लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे, जब तक हक हिस्सेदारी की बात नहीं करेंगे, न्याय की बात नहीं करेंगे, हमारे लोगों की हत्या हो जाती है, बहनों के बलात्कार हो जाते हैं, आप लोग सड़क पे निकलते हैं, आप कहते हैं अरे वो फरनवा के मारो को लौड़ा हमें का मतलब मारे जाए। कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए और इन्होंने इस्तीफा दिया था, जो स्टार मुख्यमंत्री नीतीश ने। और जब वो उनसे पद वापस लिया तो पूरी ऑफिस और कार्यालय का वो गंगा जल का छिड़काव किया था। अब वो छोटी जात से आते हैं, बताते बाहर हर जगह है दोस्त, ये सारा सिस्टम हर जगह है, लेकिन बदलाव हो रहा है। अखिलेश यादव ने जब आवाज छोड़ा था तो योगी ने गंगा जल से शुद्ध करवाया था, आपको याद रखना चाहिए। और वो केवल अखिलेश यादव का अपमान नहीं था, वो सारे यादवों का अपमान था, सारी पिछड़ी जातियों का अपमान था। उसने ये सिद्ध कर दिया कि तुम हमारे लिए तो अछूत हो, तुम हमसे नीच हो और तुम्हारी औकात यही है। तो अब वो लोग सिद्ध तय करेंगे कि हम कौन हैं, या हम खुद इसका फैसला करेंगे। हम किसमें कम है? आप बताइए, संख्या में कम है? नहीं ना। हम बुद्धि में कम है? बुद्धि में भी कम नहीं। लेकिन अगर आज हमारे समाज से कोई व्यक्ति, जैसे मैं हूं या कोई और निकल के आए, लड़ाई आपके न्याय के लिए संघर्ष करे, उसके साथ आप नहीं जाएंगे। लेकिन एक तिलकधारी का बच्चा अगर निकल आया तो उसके पीछे महाराज महाराज कहके आप घूमते फिरेंगे, अपना काम धाम छोड़ के, जबकि खूब पता है कि वो कभी भी आपके हित के लिए काम नहीं करने वाला है। आपका अपना वो होता है जिससे आपका खून का रिश्ता हो, जिससे आपका दर्द का रिश्ता हो। जिसके साथ ना आपका दर्द का रिश्ता है ना आपका खून का रिश्ता है, वो आपके साथ क्यों खड़ा होगा? नीट में हर साल 4000 बच्चों के एडमिशन को रोका जा रहा था। डॉक्टर बनने से 4000 बच्चों को रोका जा रहा था अपने बहुजन समाज के। दक्षिण भारत से स्टालिन साहब लगातार कोर्ट से लेकर के और जो भी लड़ाई थी उसको लड़ रहे थे, सड़क से लेकर कोर्ट और संसद, विधानसभा, हर जगह उसकी आवाज उठा रहे थे मुख्यमंत्री जो है तमिलनाडु में। लेकिन उत्तर भारत में सन्नाटा था पूरी तरीके से। कुछ लोग थे जो आवाज उठा रहे थे। तब जाकर के जब हम लोगों ने देखा ये सन्नाटा है, तो हम लोगों ने 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया था। हालांकि मैं नहीं पहुंचा था, मुझे अरेस्ट कर लिया गया था, 3-4 दिन के लिए जेल में डाल दिया गया था। हमारे जो साथी जिनको पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई, जो अरेस्ट हो गए थे वो नहीं पहुंचे, जिनको नहीं अरेस्ट कर पाई वो लोग पहुंचे। और भारत में पहली बार ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को घेरा गया। उसके बाद सरकार ने आनंद फानंद में ये फैसला लिया कि हम नीट में आरक्षण दे रहे हैं। तब जाकर के आपके 4000 बच्चे इस साल एडमिशन पाए जो डॉक्टर बनेंगे। हमें नहीं पता वो किस जाति के थे, किस गांव से, किस शहर से, उनका नाम क्या है, हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये सुकून है कि चलो मैं जेल गया, कोई फर्क नहीं निकल, 4000 बच्चे डॉक्टर बनेंगे, बस मुझे ये सुकून है।
मुझे नहीं पता कि वो हो सकता है आपके गांव का कोई हो सकता है बगल के गांव का कोई हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि वो मेरे समाज के थे, मेरे इस समाज के थे जिसको 90% अब कहते हैं। जब तक आप अपने आप को लड़ने के लिए तैयार नहीं करेंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, तब तक आपकी स्थिति में बदलाव नहीं होगा, आपकी परिस्थितियों में बदलाव नहीं होगा। आपका इस्तेमाल ऐसे ही होता रहेगा। कभी अहीर को लोधी से लड़ा दिया जाएगा, कभी जाटव को मैथल से लड़ा दिया जाएगा, कुर्मी को कोयली से लड़ा दिया जाएगा, मनभेद पैदा कर दिया जाएगा। आप लड़ते रहिए। जब भी चुनाव होगा, प्रधानी का चुनाव हो या वैसे लोकल चुनाव, आप देखिए आ जाएंगे चुटिया लुटिया वाले एक दूसरे में आपस में फूट डालने के लिए। आप उनको 80-80 वोट दे दोगे, बाद में पता चलेगा वो आपके पिछवाड़े पे लठ बजा रहे हैं। और यही होता है। जब तक आप इस देखिए, ये देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ वोट की शक्ति, जनमत की शक्ति है, और आपके पास जनमत है। आप जनमत होते हुए भी अगर अपने अधिकार नहीं ले पा रहे हैं, अपने को शासक नहीं बना पा रहे हैं, अपने को पावर में नहीं ला पा रहे हैं, खुद को पावर सेंटर नहीं बना पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप कभी भी अपने अधिकार हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको नौकर नहीं बनना, आप तो मालिक हैं इस देश के। खुद को शासक बनाइए, गुलाम नहीं। बाबा साहब ने कहा था, जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, हम इस देश के मालिक हैं, हम इस देश के शासक हैं। दीवारों पे लिखने का मतलब ये थोड़ा ना था कि आप दीवारों पे लिख दो केवल। दीवारों पे लिखने का संदेश उनका ये था कि लिख दो ताकि तुम्हें याद रहे, जब तुम्हारी नजर पड़ेगी तुम्हें क्या करना है। दीवारें आपके मन की दीवार में लिखो, आपके दिल की दीवार में लिखो कि हमें क्या करना है। झंडा उठाने से उत्थान नहीं होगा। अगर आपको राजनीति करनी है तो नेता बनने का प्रयास करिए, झंडा क्यों उठाते? समाज की लड़ाई लड़िए। आप समाज के लिए लड़ेंगे, समाज आपको आगे बढ़ाएगा। ऐसा आज तक नहीं हुआ जो समाज के लिए लड़ा हो और समाज ने उसको सम्मान न दिया हो। देर भले ही लग जाए लेकिन सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचे कि किसी विधायक के किसी जिला पंचायत सदस्य हो या कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, कोई भी नेता हो, आप उसकी चाटुकारिता करके, आप उसकी दलाली करके, उसकी पैछोई करके आप सोचे कि आप नेता बन जाएंगे, कभी नहीं। क्योंकि कोई नेता क्यों चाहेगा आप नेता बनो उसके सामने? वो तो यही चाहेगा ना कि आप उसकी गुलामी करो, आप उसकी बेगार भुगतो। तो अगर आपको नेता ही बनना है तो झंडा क्यों उठाना है? संघर्ष करो, समाज की लड़ाई लड़ो। और आपको रास्ता नहीं पता, आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, प्लेटफॉर्म हम देंगे, रास्ता हम बताएंगे, साथ भी हम खड़े होंगे। तैयार तो हो। लेकिन ना इतना आसान नहीं है समाज की लड़ाई लड़ना। समाज की लड़ाई लड़ने वालों पर ब्लेम भी लगते हैं, जेल भी होती है, लाठियां भी पड़ती हैं। इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। सामाजिक लड़ाई में जेल जाने वाला व्यक्ति कोई अपराधी नहीं होता है, उसके ऊपर कोई मर्डर, कत्ल, चोरी, डकैती नहीं होती है। सत्ता का डर होता है, सरकार को उससे भय लगता है, इसलिए वो उसको जब मन आता है उसको जेल में डाल देते हैं। तो ये जो लड़ाई है सामाजिक न्याय की लड़ाई है, और ये हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया था, जो महापुरुषों का वरदान है वो व्यर्थ न जाए, उसको लेकर हम लोगों को दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा आंदोलन को। जातिवाद जनगणना के लिए जब भी कोई जनगणना करने आए यहाँ पर तो उससे पूछिए कि इसमें हमारी जाति की गिनने की व्यवस्था है क्या, कॉलम है, जाति लिखने का कॉलम दिया गया है? अगर नहीं है तो उसका विरोध करो। वो अगर कहता नहीं है तो चलो दो भैया, हम अपनी गिनती नहीं करवा रहे, आप जाओ। समाज से आते हैं। हाँ भाई, हर किसी को अधिकार है ये जानने का कि हम क्या है, हमारी संख्या कितनी है, हमारी इस देश में व्यवस्था में भागीदारी कितनी है। अगर हम 10 लोग हैं, हमारा 10% हिस्सा अगर बनता है, मान लीजिए 100 की काउंटिंग में 10 एक जाति के हैं, 10 दूसरी जाति के हैं, तो उन दोनों जातियों का 100 में से 10% हिस्सा बनता है। तो ये जानने का हक हमें है क्या हमें 10% नौकरियों में मिला हुआ, क्या नौकरियों हमारे 10 लोग हैं, 10% लोग हैं? अगर 1% लोग हैं तो हमारा 9% हिस्सा कौन खा रहा है? जब आंकड़े आएंगे तो पता चल जाएगा ना किस जाति का ज्यादा लिया है।
अभी क्या होता है, अभी क्या कह दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में ही चलता है, गैर यादव सारा आरक्षण खा गया पिछड़ी जाति उधर। इसमें जो गैर यादव पिछड़ी जाती है वो अपना जो है पिछवाड़ा लाल की घूमते रहते हैं, यादव खा गया। तुम कैसे कह सकते हो यादव खा गया? अगर मैं कहूँ यादवों को मिला ही नहीं, तब आप आंकड़े दो, ये तो जब ही क्लियर होगा ना जब आंकड़े होंगे। बगैर गिनती के आप कैसे कह दोगे कि अरे फलाने के घर में 500 आदमी बैठे हैं? पहले गिनती तो करके आओ कितने बैठे हैं। जातिवाद जनगणना बहुत जातिवाद जनगणना इसलिए बहुत आवश्यक है अपने यहाँ, तो उससे ये कहो पर इसमें कॉलम है तब लिखाओ, ना तो खत्म करो कहानी। उसका विरोध करते सब लोग नहीं करेंगे। बिल्कुल, नाम लिखा मत लिखाओ, जात जरूर दर्शाएं तब लिखो। बिल्कुल, पहले क्लियर कर लो कि जातियों की गिनती हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं हो रही तो उससे बदतमीजी नहीं करनी, क्योंकि वो कोई ना कोई आपके आसपास का ही आएगा जो टीचर अध्यापक होगा, अपने में से कोई होगा, तो उसका कोई रोल ही नहीं बेचारेगा, क्योंकि वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, नौकर है। जो व्यक्ति गिनती करने आ रहा है वो नौकर है, मालिक नहीं है। वो तो अपने मालिक के हुक्म की तालीम बजा रहा है ना। तो उसका कोई विरोध नहीं करना, उसके साथ बदतमीजी नहीं करनी है। बस उससे बोल देना भैया हमें नहीं करानी है जनगणना। रीजन अगर आप चाहो तो लिखित में ले लो, हमारी जाति नहीं गिनी जा रही इसलिए हमने इसका बहिष्कार कर दिया। आप जाइए। तो इस तरीके से हमें अपने पूरे समाज को जगाना पड़ेगा, संगठित करना पड़ेगा और एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। और यही नहीं, जाति जनगणना ही नहीं, अगर हमारे समाज के किसी भी भाई बहन के साथ कोई अत्याचार अन्याय होता है तो हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, उसके लिए एक साथ संगठित होना पड़ेगा न्याय के लिए। तब जाकर के हम लोग एक मजबूत व्यवस्था, एक मजबूत सत्ता केवल वही नहीं होती जो सरकार बनती है, एक सत्ता दूसरी भी होती है, जनता जनतंत्र के बीच में होती है, जो आपसी सहमत, आपसी गठजोड़ से जो पावर में लोग रहते हैं। हम 100 लोग हैं, अगर 100 लोग एक साथ हैं तो सामने वाले भारी पड़ जाएंगे। अगर 100 लोग हम टुकड़ों में बच गए तो 2 आदमी हमारे बीच में जो है जो चाहेगा लाभ लेके हमारा चला जाएगा, हमें ठोक पीट के चला जाएगा, हमें गाली दे के चला जाएगा, हमें गोली मार के चला जाएगा। लेकिन अगर हम 100 के 100 संगठित हैं तो किसी की हिम्मत ही नहीं है। तो ये हमारी संगठित ताकत सत्ता हो गई है, हमारा पावर सेंटर हो गया। और हम 100 लोग मिलकर के किसी थाने चौकी में जहां भी बैठ जाएंगे तो अधिकारी को झुकना पड़ेगा। तो इस पे हम लोगों को विशेष ध्यान देना होगा। अब बाकी आप लोग अपने विचार भी रखें।